हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था जो कि न्यूटन ने बताया था कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि हम सोलर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम को पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरी आई हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी जियोसेंट्रिक, जिसको टोल्मी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि उस थ्योरी के अंदर क्या माना गया था कि अर्थ सेंटर पे है और बाकी प्लेनेट्स या सन है वो सभी के सभी जो अर्थ है उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। बट उसके कुछ समय बाद टाइको ब्रे नाम का साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक अलग थ्योरी दी जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक, जिसमें क्या माना गया है कि जो सन है ना वो सेंटर पे है और बाकी जितने भी प्लेनेट्स है सारे उनके अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और आज तक हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं, हेलियोसेंट्रिक। तो यहाँ पे टाइको ब्रे ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर ये तो बता दिया कि जो सन है वो सेंटर पे है और प्लेनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं, कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब बातें यहाँ पे केपलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया और उसने अपने नाम से एक लॉ दे दिया, केपलर्स लॉ। किसके लिए? फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे कैसे मोशन करते हैं सन के अराउंड, उसके लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, कुछ लॉ है यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो हम इसको यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, केपलर्स लॉ फॉर मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, केपलर ने यहाँ पे 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पे जो लॉज दिए हैं तीनों को इन्होंने अलग अलग नाम रखा है, क्यों रखा है वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ का नाम क्या होगा यहाँ पे, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसलिए नाम यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्यों रखा, क्योंकि ये जो लॉ है ना वो जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनका ऑर्बिट कैसा होगा, तो उस ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं। तो उसका मतलब ऑर्बिट का नेचर कैसा होगा, सर्कुलर होगा कैसा होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे इसने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स है ना सन के जो अराउंड है वो एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इलिप्टिकल का पाथ का मतलब क्या होता है, एक तो जैसे मैं इलिप्स, एक दो नाम है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे सर्किल होता है, एक दूसरा इलिप्स होता है। दोनों में फर्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल के अंदर तो आपको पता है दोनों एक्सिस, ये एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बट इलिप्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये एक्सिस होता है, बड़ा होता है, और ये एक्सिस होता है ये इससे छोटा होता है। तो जिसका नाम यहाँ पे मेजर एक्सिस रखा गया है, यहाँ पे माइनर एक्सिस रखा गया है। ठीक है, आपको बता देता हूं कि यहाँ पे तो हम यहाँ पे तो ये जो लॉ है यहाँ पे क्या बात बताई हमें कि जितने भी प्लैनेट्स है सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे एक इलिप्टिकल पाथ बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलिप्टिकल पाथ बना लिया है और इलिप्टिकल पाथ के अंदर हमने बताया कि यहाँ पे कितने एक्सिस होते हैं, 2। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, और आपको बता देता हूं इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं। एक तो ये मान लीजिए F1 हो गया है, ये आपका क्या हो गया है, F2। जो सन होता है ना, ये जो इलिप्टिकल पाथ है इसके हमेशा फोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ये सन है, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि F1 फोकस के ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, सन है। ठीक है, तो यहाँ पे सन है, तो ये जो प्लैनेट्स इसके अराउंड क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये अर्थ मान ली है, तो ये अर्थ हो गई है। तो ये आपने देखा कि इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो फर्स्ट लॉ यही बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल पाथ। तो यहाँ पे यही लॉ था। और आप एक चीज और नोट कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे अर्थ है, इसकी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो 2 पॉइंट है आपके पास। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूं, इसका क्या नाम देता हूं, A। तो यहाँ पे P जो पॉइंट है
यहाँ पे आप देख रहे हो जो अर्थ है ना सन के बिल्कुल मतलब मिनिमम डिस्टेंस से मतलब है, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस से है। तो यहाँ पे जो अर्थ है जो सन से मिनिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है, उस पॉइंट को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीहीलियन। आपसे पूछा जा सकता है कि वो पॉइंट बताइए जहां पे जो अर्थ है वो सन से मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, तो आप क्या बताओगे, प्रीहीलियन। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप होता है तो आप उसे क्या बोलोगे, ये जो पॉइंट है इसका नाम हो गया एपीहीलियन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया है। सेकंड लॉ का यहाँ पे नाम जो रखा गया है, यहाँ पे बता देता हूं, सेकंड जो लॉ है यहाँ पे इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ एरिया। मतलब ये एरिया के बारे में कुछ बताने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो देखिए इसी डायग्राम का यूज कर लेता हूं मैं। वैसे आपको बताता हूँ जो 3 लोग बताऊंगा तो तीनों में अलग अलग डायग्राम आपको बनाना होगा। मैं यहाँ पे इसी डायग्राम को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सेम टू सेम इतना तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ के अंदर देखा था कि जो अर्थ ही मान लेते हैं, अर्थ है जो सन के अराउंड क्या कर रही है, एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। तो हम ये मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है और ये सन का सेंटर है। ठीक है, दोनों के सेंटर को हम एक लाइन के द्वारा ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये एक लाइन हो गई है जो कि ज्वाइन कर रही है किसके सेंटर को, अर्थ और सन के सेंटर को। तो मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे जो मान लीजिए टाइम हुआ है, अभी आपके पास 9 o'clock हुआ है और 10 o'clock के ऊपर जो अर्थ है वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना टाइम इंटरवल हुआ, 1 आवर हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 1 आवर। तो 1 आवर के बाद अर्थ यहाँ पे होगी, तो दोनों का सेंटर आप मिलाओगे तो ये वाली लाइन हो गई है। तो आपने देखा कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों के सेंटर को, अर्थ और सन के सेंटर को, ये लाइन है 1 आवर के अंदर कितना एरिया कवर कर रही है, ये एरिया कवर कर रही है। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए आप अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ पे आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपके हो गए हैं मतलब 2 o'clock के हो गए हैं, तो यहाँ पे अभी अर्थ है तो हम इसको लाइन ज्वाइन करेंगे। 3 o'clock के ऊपर यहाँ पे जो अर्थ होगी वो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पर भी जो टाइम इंटरवल हुआ है वो कितना हुआ है, 1 आवर ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे सेंटर अर्थ को, यहाँ पे 1 आवर में कितना एरिया कवर कर रही है, ये वाला। तो टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, 1 आवर यहाँ पे है, 1 आवर यहाँ पे है। तो यहाँ पे कैपलर ने क्या बताया कि जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे अर्थ और सन की सेंटर की, ये जो लाइन है इक्वल एरिया क्या कवर करेगी। यही आपका क्या होगा, लॉ ऑफ एरिया, इसलिए नाम रखा गया है। तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन ज्वाइनिंग बाय सन एंड एनी प्लैनेट्स रिवॉल्व इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल एरिया कवर कर रही है इन इक्वल एरिया ऑफ टाइम के अंदर। तो इनकी जो एरियल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी है। एरियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे लिख देंगे dA/में dt। ये क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करना। एक बात और आ जाती है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि एक एंगुलर मोमेंटम नाम होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। mv का मतलब मोमेंटम, अगर r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mvr एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क मतलब एक्सटर्नल फोर्स आप 0 लगाते हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, मतलब कि रोटेशन की मोशन होती है, तब एक्सटर्नल फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो हेयर अपन कह सकते हैं, हेयर टॉर्क, टॉर्क को यहाँ पे टो से लिखा गया है। टॉर्क का मतलब मैंने बता दिया, फोर्स ही है, बट कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे फोर्स को टॉर्क बोला गया है। टॉर्क 0 है तो यहाँ पे जो बॉडी का प्लैनेट्स है यहाँ पे बॉडी, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल बताएगी आपको, तो ये याद रख लेना। ठीक है, 2 लोग। थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि जब कोई भी प्लैनेट्स है
रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो आपको पता है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, जैसे मान लीजिए अर्थ का था तो ये वाला किसका हो जाएगा और किसी प्लेनेट का, ऐसे ये वाला और किसी प्लेनेट का हो जाएगा। सभी का ऑर्बिट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो और सभी का ऑर्बिट अलग अलग है, तो आपको पता है जितने भी प्लेनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको जो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लेनेट्स हैं उनको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उनका जो पाथ ऑर्बिट है वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, जिनकी रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये लो थर्ड लो, जो थर्ड लो है उसका नाम यही रखा गया है, क्या, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो लो टाइम पीरियड का मतलब समझ गए ना, ये क्या बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है कि प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करने में एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना टाइम लेता है, वो टाइम पीरियड होता है। तो कह रहा है कि जितने भी प्लेनेट्स ना उनको टाइम पीरियड कितना लगेगा, उस जो टाइम पीरियड का जो स्केल होता है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो सन और जो प्लेनेट है उसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आर मान लिया, जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया है, के हो गया है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ हो गया। तो आप क्या बताओगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्केल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट of any planet is directly proportional to the cube of average distance between sun and planet। उसके बाद ये इक्वेशन लिखती है। तो आपको यहाँ पे कितने का लॉ बताया केपलर ने, 3 लॉज। पहला क्या था, ऑर्बिट का, ऑर्बिट के बारे का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पाथ होता है उसका मतलब नेचर कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ। दूसरा कि सन और जो प्लैनेट है उसको सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उनकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तीसरी नंबर बात क्या है, उसका जो टाइम पीरियड लगता है ना, जो भी लगता है उसका जो स्केल होता है वो हमेशा उसके मतलब दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच का सन और प्लैनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड का स्केल होता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।